स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए इनका पूरा नाम नेपोलियन द बोनापार्ट था। अब यहाँ बोनापार्ट का मतलब ये नहीं कि वो छोटे थे, उनका कद थोड़ा सा ठीक था, लेकिन उनके नाम और उनके सरनेम के साथ बोनापार्ट जुड़ा हुआ है। इनका जन्म 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका नामक स्थान में होता है। इनकी मृत्यु 5 मई 1821 में होता है, जो बहुत ही दर्दनाक होती है। और इससे जुड़ी सभी बातों को आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह एक शासक ने फ्रांस को बदल दिया था, एक नए युग में प्रवेश करा दिया था, और किस तरह उन्होंने पूरा देश को एक लय, एक सूत्र में बांध दिया था। किस तरह एक शासक ने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया था और इंग्लैंड जैसे एक ताकतवर देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। देखिए इनका जो शुरुआत से, बचपन से जो इनका पूरा रहन सहन था, ये पूरी तरह से एक विचारधारा पे चला हुआ था। ये बचपन से ही उग्र दिमाग के थे। इनका दिमाग जो था काफ़ी शातिर था। ये हमेशा युद्ध क्षेत्र के लिए सोचने में अवगत रहते थे। ये सक्षम थे अपने उन कामों को करने के लिए जो इन्हें दिया जाता था। 1799 में उन्हें पहली बार, 11 नवंबर 1799 को उन्हें पहली बार सेनापति का दर्जा मिला और उन्होंने सेना नायक बन करके अपने सेना का नेतृत्व बहुत अच्छे से किया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे की ओर बढ़ाया, उनका जीवन जो था संघर्षपूर्ण बढ़ता रहा। उन्होंने 40 देशों को अपने नियंत्रण में बना के रखा था, 40 देशों के साथ युद्ध किया और बिना रोक टोक 40 देशों के युद्ध में वो जीतते गए। किंतु 1812 में रूस में वो हारते हैं और वहाँ से उनका बर्बादी शुरू होता है। देखिए इनका विवाह जो था 2 लड़कियों से हुआ था, जिसमें एक मैरी लुइस थी और दूसरा जोनिबर व्यूहेसन था। जोनिबर व्यूहेसन और मैरी लुइस जो थी, ये बहुत ही इनको सेना के युद्ध में, या फिर बोल सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में रणनीति बनाने में बहुत मदद करती थी। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, ये 20 साल की उम्र से ही सेनापति के बातों को और उनके कार्यों को अवगत करते रहे, उनका अध्ययन करते रहे। उन्हें पहली बार फ्रांस के राजा ने एक ऐसे सेना के रूप में नियुक्त किया जहां पर उन्हें एक छोटे से कस्बे को जीतना था, और उन्होंने मात्र 13,000 सैनिकों के साथ उस क्षेत्र को जीत लिया, जिसमें उन्हें मात्र 400 घोड़े दिए गए थे और कुछ ऐसे उपकरण दिए गए थे जिसका वो युद्ध में प्रयोग कर सकते थे। इस तरह से फ्रांस का प्रभुत्व उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। राजा जो था वो इस सेनापति से बहुत खुश हुआ और खुश होकर के राजा ने इसे कुछ बड़े बड़े क्षेत्र को जीतने के लिए आमंत्रित किया, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत ही सहजता और शालीनता से उसके बारे में अध्ययन किया और उसमें युद्ध को जीत करके पूरे देश में अपने नाम को रोशन किया। जब वो युद्ध जीत करके आते थे तो पूरा शहर जो था उनका स्वागत करता था, उन्हें बहुत ही मान खातिर करता था। इस तरह से जो फ्रांस के राजा थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि कहीं उनकी विश्वसनीयता और उनका जो दबदबा है वो लोगों के बीच घट रहा है, और नेपोलियन बोनापार्ट का जो प्रसिद्धि था वो बढ़ रहा था। इससे राजा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। उसे जलन हो रहा था कि एक सेनापति जो है उसके कदों को छोटा कर रहा है। इसलिए राजा ने कम समय में नेपोलियन को हर क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया। उसे शहर में कम रहने दिया जाता था, उसे राजधानी में नहीं रहने दिया जाता था, और उसे बाहर युद्ध करने के लिए लगातार भेजा जाता था। और जितने भी युद्ध होते थे नेपोलियन उसमें लगातार जीतते आ रहा था। उसकी जो सेना थी वो उसकी अपनी तैयार की गई सेना थी जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। नेपोलियन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। इस कहानियों में एक कहानी ये भी है कि एक बार नेपोलियन को एक अल्पस पहाड़ को जाना था पार करके युद्ध करने के लिए, लेकिन उसकी सेना डर रही थी क्योंकि वो जो पहाड़ क्षेत्र था वो काफ़ी ज़्यादा भयावह था। कहा जाता है कि उस पहाड़ी में लोग जाते थे लेकिन वापस कभी नहीं आते थे। लेकिन नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को हिम्मत दे करके और एक चतुराई के तहत उन्हें उस क्षेत्रों में पहुंचाया और अल्पस पहाड़ को पार करके अपनी सेना को यह विश्वास दिलाया कि मौत कब आएगी ये किसी को पता नहीं है, हमें आगे संघर्ष करते रहना चाहिए। इंग्लैंड में जब युद्ध हो रहा था तो नेपोलियन ने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। पूरी तरह इंग्लैंड का अर्थव्यवस्था खराब हो गया था। नेपोलियन सेना के साथ साथ अपने बुद्धि का भी उपयोग करता था। वह लगातार ऐसी रणनीति बनाता था कि कोई भी दुश्मन राष्ट्र इसके सामने अपने कदमों को झुका करके सरेंडर कर देता था। आपको ये जानकर अचंभित होगा कि नेपोलियन ने 18,000 सैनिकों के साथ मिलकर के पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था पहला ही युद्ध में। अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत ऐसे देश जिसमें ऑस्ट्रिया भी आता था,
नेपोलियन के सख्त विरुद्ध थे और नेपोलियन ने अपना सबसे पहला दाव जो था वो ऑस्ट्रिया को पराजय करके किया। ऑस्ट्रिया में जब से ऑस्ट्रिया के राजा को उसने जब मारा तो उस राजा के मारने के तुरंत बाद वहाँ पर अपने द्वारा एक राजा को वहाँ प्रतिस्थापित किया। नेपोलियन ने सबसे पहले संविधान बनाया अपने फ्रांस के लिए और वहाँ पर आचार संहिता जैसे नियमों का पालन करवाया। यही वो एक ऐसा राजा था जिसने अपने लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन, हर तरह की सुविधाएं बनाई। वो जानते थे कि यदि देश में शिक्षित लोग रहेंगे तभी वो अच्छे लोगों को चुनेंगे। हाँ, एक समय ऐसा आया कि नेपोलियन के इस कदम ने उसे ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे थे वे अपनी मांगों को जान रहे थे, वो अपनी मांगों के तहत नेपोलियन का सामना कर रहे थे, वो अपने आवाज़ बुलंद कर रहे थे क्योंकि नेपोलियन ने उन्हें शिक्षित कर दिया था। नेपोलियन में असीम प्रतिभा थी। उन्होंने कई महत्वाकांक्षी कार्य किए थे जिससे उनके अंदर का सेनानायक जो था वो जिंदा हुआ और नेपोलियन एक समय फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा और 1804 और 1815 में नेपोलियन को 2 बार राजगद्दी पे बैठने का मौका मिला। नेपोलियन ने लगातार अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए कई काम किए। संविधान तो एक नाम का बहाना था, लेकिन नेपोलियन इसमें अपना भलाई भी चाहता था, क्योंकि नेपोलियन जानता था कि अगर वो इस संविधान को लागू करेगा तो इससे उसको भी हानि है। इसलिए वो संविधान को नियंत्रित करने के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया था, जिसका पहला भाग वो खुद था जिसमें वो राजा बन के रहता था, दूसरे भाग में सेनाओं को रखा गया और तीसरे भाग में जनता को। इस तरह से नेपोलियन ने क्या किया, एक संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त समुदाय का निर्माण किया। हाँ, बहुत बार ये हुआ कि नेपोलियन को इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन वो अपने चतुराई से इस पर शासन करता रहा। 1799 के बाद नेपोलियन ने अपने राज्य में बहुत सारे बदलाव किए, जैसे शिक्षा संबंधी सुधार किए, क्योंकि उसे पता था कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धार्मिक सुधार किए, अपने देश में ऐसे संविधान को लागू किया जिसमें सभी लोग अपने हिसाब से धर्म को चुन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं होता था, सब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को उन्होंने तैयार किया। उसके बाद कानून व्यवस्था को उसने सुधारा, जिसके तहत एक ऐसा कानून तैयार किया गया जिसके अधीन पूरे फ्रांस और फ्रांस के अधीन रहने वाले जितने भी राष्ट्र हैं उसको इस कानून का पालन करना था। सार्वजनिक क्षेत्रों में भी बहुत सुधार किया गया। नेपोलियन ने सड़क बनवाए, बड़े बड़े अस्पताल बनवाए और साथ ही साथ एक फ्रांस बैंक की स्थापना की जो आज भी वहाँ चल रहा है। इस तरह नेपोलियन ने कई ऐसे काम किए अपने देश के लिए और अपने राष्ट्र के लिए जो फ्रांस को एक ताकतवर देश बना रहा था। आपको अगले वीडियो में बताया गया था कि किस तरह फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन नेपोलियन ने इसे सुधारने के लिए जी जान एक कर दिया। उसने ऐसी नीतियां तैयार की जिसके तहत वहां के क्षेत्रों को अधिक अनाज उपजाने, अधिक सक्षम बनाने, लघु उद्योगों को ज़्यादा बढ़ाने और साथ ही साथ ऐसे फैक्ट्रियों को तैयार किया जिसका पूरे यूरोप को आवश्यकता था। और यही सब चीज़ के कारण इंग्लैंड जो था घुटने पर आ चुका था। नेपोलियन ने सबसे पहले इंग्लैंड को तो सेना के द्वारा जो उसके साथ करना था वो तो किया ही, उसको हराया, उसकी आर्थिक कमर को भी तोड़ दिया। नेपोलियन ने सबसे पहले जितने भी व्यापार थे जो इंग्लैंड करता था उन सभी व्यापार को अपने घरेलू उद्योग में शामिल कर लिया और उसने इंग्लैंड और ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के पूरे व्यापार तंत्र को बिगाड़ के रख दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन तुरंत ही हिम्मत हार जाते हैं और वो नेपोलियन के अधीन आ जाते हैं, किंतु इंग्लैंड हिम्मत नहीं हारता है। लेकिन नेपोलियन की चतुराई ने क्या किया, इंग्लैंड को भी धीरे धीरे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिए। अब आता है नेपोलियन के पतन का रास्ता। नेपोलियन किस तरह पतन हुआ, नेपोलियन का राज्य था वो किस तरह खत्म हुआ, किस तरह एक शक्तिशाली राजा बर्बाद हुआ, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, नेपोलियन के पास बहुत महत्वाकांक्षा था। वो दिन रात सोचता था कि कैसे वो आगे बढ़ेगा और इंसान का लालच जो होता है उसे हमेशा कमज़ोर बना देता है और यही उसके साथ हुआ। जिस तरह नेपोलियन लगातार युद्ध कर रहा था उसकी सेना थकने लगी थी और नेपोलियन के लालच के कारण उसकी सेना दम तोड़ रही थी। जैसे रूस में लगभग 12 से 15 हज़ार की मात्रा में उसकी सेना ठंड के कारण मर गई, उसी तरह नेपोलियन की सेना जो थी वह नेपोलियन के महत्वाकांक्षाओं को, उसकी लालच को, जो वो देशों को जीतने का प्रयास करता था, इस लालच ने क्या किया, उसकी सेना का दम तोड़ दिया और अंततः नेपोलियन बहुत कमज़ोर होने लगा। दूसरा इसका चरित्र बदलाव था, क्योंकि देखिए हर इंसान का एक फितरत होता है, जब उसके पास दौलत आता है, जब उसके पास शोहरत आता है तो उसके अंदर घमंड बढ़ जाता है। नेपोलियन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नेपोलियन के अंदर लगातार घमंड बढ़ रहा था, लगातार वो खुद को भगवान मानने लगा था और वो अपने राज्य में दबदबा कायम कर रहा था और वही काम हो रहा था जो एक समय
लुई 16वां और लुई 14वां और लुई 15वां कर रहे थे। नेपोलियन अपने राज्य में फिर से राज्य तंत्र को कायम करना चाह रहा था, प्रजातंत्र को वो खत्म कर रहा था, लोगों को जबरदस्ती बंदी बना रहा था और उनसे बहुत अधिक मात्रा में टैक्स ले रहा था। हाँ, ये कहा गया था कि टैक्स देना सभी का अधिकार है। उसने द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग को टैक्स देने के लिए एकदम पूरी तरह तैयार कर लिया था और देते भी थे, लेकिन यह टैक्स धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा और नेपोलियन का जो जनता के ऊपर विश्वास था वो घट गया। इसके बाद नेपोलियन ने धार्मिक जो साधु होते थे, जैसे पोप, जिसको पोप कहा जाता है, ईसाइयों के जो कैथोलिक धर्म के जो मैन होते हैं या जो पुजारी होते हैं उन्हें पोप कहा जाता है, उनके साथ नेपोलियन का कभी भी पटरी नहीं खाता था। वो जब मन करता तब उसे मरवा देते थे और किसी भी पोप की बातों को नहीं मानते थे, उनका विरोध करते थे। इस चीज़ का मार नेपोलियन के पूरी तरह से क्षेत्र में पड़ा जहाँ वो शासन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ कैथोलिकों की संख्या ज़्यादा थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया और नेपोलियन को बहुत उल्टा सीधा कहा। इस तरह नेपोलियन जो थी अपनी जनता के सामने हीरो से जीरो बनने लगे। औद्योगिक विकास तो हुआ, लेकिन उसका पूरा लाभ सरकार को नहीं हो रहा था, पूरा लाभ नेपोलियन को नहीं मिल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि नेपोलियन की आर्थिक स्थिति फिर बिगड़ने लगी। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंग्लैंड ने नेपोलियन को अपने कब्जे में लिया। उसकी सेना कमज़ोर थी, जिसके कारण उसकी राज्य को वापस हड़पना शुरू किया और इंग्लैंड ने उसे 6 साल तक बंदी बना करके आर्सेनिक जहर दे करके मार दिया। ये एक बहुत बड़े रूप में नेपोलियन को बर्बाद करता है। नेपोलियन इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने बाल बच्चों को भी नहीं पोस पाल पा रहा था। उनके बेटे का नाम नेपोलियन द्वितीय था और इस तरह से नेपोलियन का अंत हो जाता है। बाद में उसके बेटे को गुप्त तरीके से कहीं कारावास में डाल दिया जाता है और इंग्लैंड जो है वापस से हर जगह पर, हर क्षेत्र पर अपना शासन कायम कर लेता है। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे राज्य पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन किस तरह उसकी हार हुई और किस तरह वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। आशा करते हैं नेपोलियन की जीवनी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।